क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इसके बदले मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगी, बस मेरा साथ मत छोड़ना। रेलवे स्टेशन की भीड़ में भागती हुई आई नीली साड़ी वाली खूबसूरत लड़की की सांसें तेज चल रही थीं। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। आंखों में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर खड़े एक साधारण से दिखने वाले लड़के को देखा, वह बिना कुछ सोचे उसकी तरफ दौड़ी। उस लड़के का नाम था आदित्य। आदित्य गांव से शहर नौकरी की तलाश में आया हुआ एक सीधा साधा युवक था। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में संघर्ष की झलक और कपड़ों में सादगी साफ दिखती थी। वह प्लेटफॉर्म के कोने में खड़ा होकर अपनी पुरानी सी थैली को पकड़े आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक लड़की उसके सामने आकर रुक गई। नीली साड़ी, खुले बाल, कांपते होंठ और डरी हुई आंखें। लड़की की उम्र करीब 25 साल रही होगी। सुंदरता ऐसी कि भीड़ में भी अलग से पहचानी जा सके। लेकिन उस सुंदर चेहरे पर डर की परछाई साफ थी। वह कांपती हुई आवाज में बोली, क्या तुम मुझसे सिर्फ 1 महीने के लिए शादी करोगे? आदित्य चौंक गया। उसे लगा शायद उसने ठीक से सुना नहीं। क्या क्या कहा आपने? उसने हकलाते हुए पूछा। लड़की ने अपनी आंखें झुका लीं। कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं तुम्हें इसके बदले 10 लाख रुपए दूंगी, बस 1 महीने के लिए। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 लाख रुपए! उसके लिए तो 10,000 भी बहुत बड़ी रकम थी। वह जिस घर से आया था, वहां मां बीमार रहती थी, पिता गुजर चुके थे और छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उसी पर था। लेकिन इतनी बड़ी रकम के साथ ये अजीब सी मांग। आप मजाक कर रही हैं? आदित्य ने डरते हुए पूछा। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। काश ये मजाक होता, उसने टूटती हुई आवाज में कहा। लेकिन मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। आदित्य कुछ समझ नहीं पा रहा था। प्लेटफॉर्म पर शोर था, ट्रेनें आ जा रही थीं, लोग दौड़ रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच जैसे समय थम सा गया था। मेरा नाम नीलम है, लड़की ने कहा, और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगी। यह सुनकर आदित्य का दिल जोर से धड़क उठा। आखिर ऐसा क्या हो गया है? उसने धीरे से पूछा। नीलम ने चारों तरफ देखा, जैसे कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोली, यहां नहीं। अगर तुम मेरी बात सुनना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। आदित्य दुविधा में पड़ गया। वह एक अनजान लड़की पर कैसे भरोसा कर ले? लेकिन उसकी आंखों में ऐसा दर्द था, ऐसी सच्चाई थी कि आदित्य खुद को रोक नहीं पाया। वह उसके साथ स्टेशन के बाहर एक सुनसान चाय की दुकान पर आ गया। दोनों एक कोने की मेज पर बैठे। नीलम ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया, लेकिन घबराहट में पानी भी छलक गया। आदित्य ने उसे ढांढस बंधाया। शांत हो जाइए, धीरे धीरे बताइए। नीलम ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं एक बहुत बड़े घराने से हूं। मेरे पिता का नाम रघुवीर सिंह है। वह इलाके के बहुत बड़े व्यापारी हैं। दौलत, इज्जत, ताकत, सब कुछ है उनके पास। लेकिन उसी घर में मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा असुरक्षित है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। मेरी माँ बहुत पहले गुजर गई थी। उनके बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ और उनके बेटे ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। आदित्य चुपचाप सुनता रहा। मेरी सौतेली माँ चाहती हैं कि मेरी शादी उनके भतीजे से हो जाए। वह आदमी शराबी है, जुआरी है और कई अपराधों में फंसा हुआ है। लेकिन उसके पास राजनीतिक ताकत है। नीलम की आवाज कांपने लगी। मैंने इनकार किया, बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। उल्टा मुझे धमकाया गया कि अगर मैंने शादी से मना किया तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन 1 महीने की शादी? उसने हैरानी से पूछा। नीलम ने अपनी आंखें पोंछीं। मेरे नाना बहुत बीमार हैं। उनकी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी पसंद से शादी करूं और खुश रहूं। अगर 1 महीने तक मैं शादीशुदा दिख जाऊं तो वे चैन से इस दुनिया से विदा ले सकेंगे। उसके बाद मैं किसी तरह देश छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन मुझे ही क्यों? आदित्य ने पूछा। नीलम ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम गरीब हो, अनजान हो और तुम्हारा कोई यहां नहीं है। कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। और तुम्हारी आंखों में मुझे इंसानियत दिखी है। आदित्य का मन भारी हो गया। उसे अपने घर की याद आ गई। बीमार माँ,
छोटे भाई बहन, कर्ज में डूबा परिवार। 10 लाख रुपए से उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन क्या वह सिर्फ पैसों के लिए एक अनजान लड़की की जिंदगी में इतना बड़ा कदम उठा सकता था? नीलम ने कांपते हाथों से अपने पर्स से कुछ कागज निकाले। ये 10 लाख का चेक है। शादी होते ही तुम्हें मिल जाएगा। बस 1 महीने बाद हम अलग हो जाएंगे, हमेशा के लिए। आदित्य चुपचाप चेक को देखता रहा। उसके दिल में तूफान चल रहा था। एक तरफ लालच, दूसरी तरफ डर, और तीसरी तरफ उस लड़की का टूटता हुआ विश्वास। तभी दूर से कुछ लोगों की आवाज आई। वह लड़की यहीं कहीं है, ढूंढो उसे। नीलम का चेहरा सफेद पड़ गया। वे लोग आ गए, उसने घबराकर कहा। अगर अभी फैसला नहीं लिया तो सब खत्म हो जाएगा। आदित्य ने देखा कि कुछ लोग तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसके अंदर अचानक एक अजीब सी हिम्मत जाग उठी। शायद यह भगवान की तरफ से दिया गया कोई इम्तिहान था। उसने नीलम की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। नीलम की आंखों में आश्चर्य, राहत और डर एक साथ छलक पड़े। सच? उसने भर्राई आवाज में पूछा। आदित्य ने सिर हिला दिया। लेकिन एक शर्त पर, उसने गंभीर होकर कहा। तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओगी? एक भी बात छुपाई तो यह सौदा यहीं खत्म। नीलम ने जल्दी से हामी भर दी। मैं सब बताऊंगी, सब कुछ। तभी वे लोग उनके बिल्कुल पास आ पहुंचे। आदित्य ने बिना देर किए नीलम का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ में खींचते हुए ले गया। भीड़ के बीच दोनों खो गए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह 1 महीने की नकली शादी दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। क्योंकि इस सौदे के पीछे छुपा था एक ऐसा खौफनाक सच जो आगे चलकर सब कुछ तहस नहस कर देने वाला था। रेलवे स्टेशन की भीड़ से निकलकर आदित्य और नीलम एक पुरानी टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी तेज रफ्तार से शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। बाहर की चमकती रोशनियां, लोगों की भागदौड़ और गाड़ियों का शोर उनके भीतर चल रहे तूफान को और गहरा कर रहा था। नीलम अब भी कांप रही थी। बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। आदित्य ने धीरे से कहा, डरो मत, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर नीलम की आंखों में हल्की सी चमक आई। शायद पहली बार उसे किसी पर भरोसा करने का मन हुआ था। टैक्सी एक छोटे से मंदिर के सामने रुकी। वहीं पास में एक साधारण सा रजिस्ट्रार कार्यालय था। नीलम पहले से सब तैयारी करके आई थी। उसके पास पहचान पत्र, गवाह और जरूरी कागजात सब मौजूद थे। आदित्य अब भी यह सोचकर सिहर रहा था कि वह क्या करने जा रहा है। कुछ ही घंटों में, बिना किसी धूमधाम के, बिना किसी रिश्तेदार के, केवल 2 गवाहों के सामने आदित्य और नीलम पति पत्नी बन गए। मंत्रों की आवाज, हल्की सी घंटी की टनटनाहट और पंडित के आशीर्वाद के बीच दोनों ने एक दूसरे के जीवन में कदम रख दिया। शादी के बाद नीलम की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। आदित्य ने धीरे से पूछा, रो क्यों रही हो? नीलम ने कांपती हुई मुस्कान के साथ कहा, डर और राहत दोनों एक साथ हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। आदित्य कुछ कह नहीं पाया। इसके बाद वे सीधे नीलम के नाना के घर पहुंचे। एक बड़ा सा हवेली जैसा मकान, जिसके हर कोने में सन्नाटा और उदासी पसरी हुई थी। नाना बहुत बीमार थे, बिस्तर पर लेटे, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में अब भी जीवन की चमक थी। जैसे ही नीलम उनके पास पहुंची, वह रो पड़ी और उनके सीने से लग गई। नाना, मैं शादी कर ली, उसने रोते हुए कहा। नाना ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और आदित्य की तरफ देखा। यही है मेरा नाती दामाद? उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा। आदित्य झुककर उनके चरणों में बैठ गया। जी। नाना की आंखों में संतोष उतर आया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। मेरी आत्मा को शांति मिल गई। उस पल आदित्य को लगा कि शायद उसने सही फैसला किया है। अगले कुछ दिन नीलम के नाना के घर में बीते। नीलम उनकी सेवा में लगी रहती और आदित्य बाहर से दवाइयां, फल और जरूरी सामान लाता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। नकली शादी होते हुए भी उनके व्यवहार में अपनापन आने लगा था। एक दिन रात को, जब सब सो चुके थे, नीलम छत पर अकेली बैठी रो रही थी। आदित्य पानी का गिलास लेकर वहां पहुंचा। क्या हुआ? उसने पूछा। नीलम ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने जिंदगी में बहुत दर्द सहा है आदित्य। मां बचपन में चली गई, पिता ने दूसरी शादी कर ली,
उसके बाद मेरा घर मेरा नहीं रहा। उसकी आवाज भर्रा गई। हर दिन डर, हर दिन अपमान, हर दिन धमकी, बस सहती रही। आदित्य चुपचाप सुनता रहा। और अब यह नकली शादी पता नहीं किस मोड़ पर आ गई हूं। आदित्य ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। शायद भगवान ने हमें यूं ही नहीं मिलाया। नीलम ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में भरोसे की चमक थी, लेकिन यह सुकून ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। एक हफ्ते बाद ही नीलम के पिता रघुवीर सिंह को इस शादी की खबर मिल गई। गुस्से से तमतमाए रघुवीर सिंह अपने आदमियों के साथ नाना के घर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने आदित्य को देखा, उनकी आंखों में नफरत और घमंड साफ झलक रहा था। तो तुम हो वो लड़का जिसने मेरी बेटी को फुसलाया? उन्होंने गरजते हुए कहा। नीलम आगे बढ़ी। पापा, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। चुप! रघुवीर सिंह दहाड़ पड़े। तुम्हें कोई हक नहीं है अपनी मर्जी चलाने का। उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया। इस लड़के को पकड़ो। आदित्य को जबरन पकड़ लिया गया। नीलम रोती हुई उनके सामने खड़ी हो गई। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, उसने चीखते हुए कहा। रघुवीर सिंह कुछ पल ठिठक गए। ठीक है, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन याद रखना, यह शादी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। यह कहकर वे चले गए, लेकिन जाते जाते धमकी दे गए कि यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उस दिन के बाद से दोनों की जिंदगी में डर का साया और गहरा गया। नीलम के सौतेले भाई के लोग हर वक्त उनके आसपास मंडराने लगे। आदित्य अब खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगा। वह सोचता, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए राजी हुआ था, लेकिन लगता है यह 1 महीना सालों जितना भारी पड़ने वाला है। उधर उसके घर की हालत भी खराब थी। मां की बीमारी बढ़ती जा रही थी। छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के पैसे नहीं थे। 10 लाख रुपए का चेक उसके पास था, लेकिन वह अभी भुनाया नहीं गया था। उसका मन बार बार डगमगाता। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ नीलम की जान की चिंता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ओर करीब आने लगे। कभी साथ खाना बनाते, कभी नाना के लिए दवाइयां लाते, कभी छत पर बैठकर चुपचाप आसमान देखते। इन पलों में उन्हें महसूस होने लगा कि यह रिश्ता सिर्फ सौदा नहीं रहा। लेकिन इसी बीच एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली थी जो दोनों की दुनिया को उलट पलट कर देने वाली थी। नीलम कई रातों से बेचैन थी। उसे बार बार डरावने सपने आते, जिसमें वह खून से सनी जमीन पर पड़ी होती और चारों तरफ अंधेरा होता। एक रात उसने आदित्य से कहा, मुझे लगता है मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आदित्य ने उसे ढांढस बंधाया, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन किस्मत कुछ और ही तय कर चुकी थी, क्योंकि जल्द ही एक ऐसा राज खुलने वाला था जो इस पूरी कहानी की दिशा बदल देने वाला था। उस रात तेज बारिश हो रही थी। हवाएं जोर जोर से चल रही थीं। हवेली के पुराने दरवाजे चरमराने लगे थे। आसमान में बिजली कड़क रही थी और हर चमक के साथ जैसे किसी अनहोनी का संकेत मिल रहा हो। नीलम बार बार चौंक कर उठ रही थी। उसका मन अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आदित्य पास ही कुर्सी पर बैठा हुआ था। नीलम, तुम्हें सच में बहुत डर लग रहा है? उसने धीरे से पूछा। नीलम ने कांपते होंठों से कहा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है, कोई बहुत करीब है। आदित्य खिड़की की तरफ गया। बाहर देखा, लेकिन वहां सिर्फ बारिश और अंधेरा था। कोई नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन तभी अचानक नीचे से चीखने की आवाज आई। बचाओ! बचाओ! दोनों घबरा गए। वे भागते हुए नीचे पहुंचे तो देखा कि नीलम के नाना के कमरे के बाहर भीड़ लगी हुई थी। दरवाजा खुला था। अंदर नाना बिस्तर पर पड़े थे। उनका शरीर बिल्कुल शांत था। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाना इस दुनिया से विदा ले चुके थे। नीलम फूट फूट कर रो पड़ी। नाना, आपने कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। आदित्य ने उसे संभाला। उस रात पूरे घर में मातम छा गया, लेकिन इस दुख के बीच एक और खतरनाक तूफान उठने वाला था। नाना की मौत के बाद जब वसीयत खोली गई तो पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। वसीयत में लिखा था कि नीलम ही इस पूरी संपत्ति की असली वारिस होगी और शर्त यह थी कि उसकी शादी उसकी मर्जी से हुई हो।
ये सुनते ही रघुवीर सिंह और उसकी दूसरी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में लालच, गुस्सा और नफरत एक साथ उमड़ पड़े। उसी दिन रात को आदित्य को चुपके से एक फोन आया। अगर अपनी जान प्यारी है तो तुरंत शहर छोड़ दो, वरना सुबह तक लाश मिलेगी। आदित्य सन्न रह गया। उसने नीलम को यह बात नहीं बताई, लेकिन अगली सुबह नीलम अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर में जहर के अंश मिले हैं। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसने? उसने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर बोले, बहुत कम मात्रा में दिया गया था ताकि धीरे धीरे असर हो। आदित्य समझ गया, यह सब कोई बहुत करीबी ही कर सकता था। उसने चुपचाप अपनी जांच शुरू की। कुछ दिनों बाद उसे एक पुराना नौकर मिला, जो नीलम की मां के समय से उसी घर में था। डरते डरते उस नौकर ने एक खौफनाक सच बता दिया। बेटा, नीलम की मां की मौत प्राकृतिक नहीं थी। आदित्य का दिल जोर से धड़क उठा। क्या मतलब? उन्हें जहर दिया गया था, और यह काम किसी और ने नहीं, बल्कि नीलम की सौतेली मां ने करवाया था। आदित्य की सांस अटक गई। और अब वही लोग नीलम को भी मारना चाहते हैं, ताकि सारी संपत्ति उनके हाथ लग जाए। यह सुनकर आदित्य की आंखों में आग भर गई। वह समझ गया कि यह सिर्फ नकली शादी नहीं थी, ये एक जानलेवा साजिश थी। उधर नीलम अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। उसके होश में आते ही उसने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी लड़ाई लड़ना। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब नहीं। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन रघुवीर सिंह की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। मामला दबा दिया गया। अब आदित्य समझ चुका था कि उसे खुद ही न्याय की लड़ाई लड़नी होगी। उसने सारे सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। पुराने नौकर की गवाही, अस्पताल की रिपोर्ट, नाना की वसीयत और एक छुपा हुआ वीडियो जिसमें नीलम की सौतेली मां किसी आदमी को पैसे देते हुए साफ दिखाई दे रही थी। यह वीडियो नीलम की मां ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया था, जिसे उन्होंने अपने एक विश्वस्त व्यक्ति के पास छुपा दिया था। वही वीडियो अब आदित्य के हाथ लग चुका था। आदित्य ने तय कर लिया कि वह अब पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसकी जान चली जाए। इस नकली रिश्ते ने उसे एक असली जिम्मेदारी दे दी थी। नीलम अब सिर्फ सौदे की साथी नहीं थी, वह उसकी जिंदगी बन चुकी थी। और अब यह लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, इंसाफ की थी। अस्पताल के कमरे में हल्की हल्की धूप आ रही थी। नीलम की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसकी नजर सबसे पहले आदित्य पर पड़ी, जो पूरी रात उसके पास बैठकर जागता रहा था। नीलम की आंखों में नमी आ गई। तुम अब भी यहीं हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां तुम हो वहीं मैं हूं। नीलम ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे डर लग रहा है, सब कुछ बहुत डरावना हो गया है। आदित्य ने उसका हाथ और मजबूत पकड़ लिया। अब डरने की जरूरत नहीं है, अब सच्चाई सबके सामने आएगी। अगले कुछ दिनों में आदित्य ने अपने इकट्ठा किए हुए सारे सबूत एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को सौंप दिए। वह अधिकारी सच्चाई के साथ खड़ा था। उसने मामले को गंभीरता से लिया और गुप्त जांच शुरू कर दी। धीरे धीरे सारे सबूत जुड़ते गए। नीलम की मां की हत्या, नीलम को झड़ देने की साजिश, नाना की मौत के बाद संपत्ति हड़पने की कोशिश, सब कुछ एक एक करके सामने आने लगा। एक सुबह पूरे इलाके में हलचल मच गई। रघुवीर सिंह की दूसरी पत्नी और उसका बेटा पुलिस की गिरफ्त में थे। घर में छापा पड़ा। कई फर्जी कागजात, जहरीले पदार्थ और अवैध लेन देन के सबूत मिले। अदालत में मुकदमा चला। आदित्य और नीलम ने साहस के साथ सच बोला। पुराने नौकर ने भी गवाही दी। वीडियो सबूत के तौर पर पेश किया गया। पूरा न्यायालय सन्न रह गया। अंत में न्याय हुआ। दोषियों को कड़ी सजा मिली। नीलम की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। उसने पहली बार खुद को आजाद महसूस किया। नाना की आत्मा को शांति मिल गई थी। नीलम को उसकी पूरी संपत्ति कानूनी रूप से मिल गई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके दिल में आया था। एक शाम वह और आदित्य उसी रेलवे स्टेशन पर खड़े थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। भीड़ अब भी थी, शोर अब भी था, लेकिन दोनों की दुनिया बदल चुकी थी। नीलम ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें याद है
मैंने तुमसे क्या कहा था? आदित्य मुस्कुराया। कैसे भूल सकता हूं? 1 महीने की शादी। नीलम की आंखें भर आईं। वह 1 महीना मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा समय था। आदित्य चुप रहा। नीलम ने आगे कहा, यह रिश्ता अब सौदा नहीं रहा। ये मेरा विश्वास है, मेरी ताकत है। आदित्य की आंखों में भी नमी आ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इस तरह समझेगा। नीलम ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो क्या तुम अब सच में मेरे साथ पूरी जिंदगी चलोगे? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम तैयार हो तो मैं हमेशा तैयार हूं। दोनों की आंखों में उम्मीद, प्यार और नए जीवन का सपना था। कुछ महीनों बाद सादगी से, पूरे सम्मान के साथ दोनों ने दोबारा विवाह किया। इस बार बिना डर, बिना सौदे, सिर्फ प्यार और विश्वास के साथ। आदित्य की मां की बीमारी का इलाज हुआ। छोटे भाई बहनों की पढ़ाई शुरू हुई। नीलम ने अपनी संपत्ति से गरीब बच्चों के लिए एक विद्यालय खुलवाया और बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रय गृह बनवाया। उसने ठान लिया था कि वह किसी और लड़की को अपनी तरह दर्द सहने नहीं देगी। उनकी कहानी धीरे धीरे लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहने लगे कि अगर नीयत साफ हो और हिम्मत सच्ची हो तो कोई भी अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रह सकता। रेलवे स्टेशन की उस भीड़ में शुरू हुई यह अजीब सी कहानी आज हजारों दिलों के लिए उम्मीद की मिसाल बन चुकी थी। और हर बार जब वे दोनों उस स्टेशन से गुजरते तो उन्हें याद आता कि कैसे एक डर, एक सौदा और एक मजबूरी ने उन्हें सच्चे प्यार और इंसाफ तक पहुंचा दिया।